ये लाइन में ना जाने कितने देर से सुन रहा हूँ कि ये वाली ट्रेन लेट हो गई है, इस ट्रेन को कैंसिल कर दिया गया है। और उसी तरीके से मेरी भी जो ट्रेन है वो लगभग 4.5 घंटे लेट है। सुना था कि इंतज़ार का फल बहुत ज़्यादा मीठा होता है, लेकिन आज मुझे पता चला कि इंतज़ार का फल जो है वो बेचैन भी बहुत ज़्यादा करता है जब आपको वो मिलने लगता। आज मैं जा रहा हूँ नई दिल्ली से भोपाल और मेरी जो ट्रेन की टाइमिंग थी 8:40 पर था, लेकिन 4.5 घंटे वो लेट थी अपने निर्धारित समय से। इनका नाम भगत है, जो मेरे लंबे सफ़र को थोड़ा सा भरने की कोशिश करेंगे। वैसे ये मुझे पहचान गए थे क्योंकि रील के माध्यम से ये मुझे जानते थे, लेकिन बाई फेस ये पहली बार मुझसे मिल रहे थे। और एक बार भी इनका ये कहना था कि मैंने आपको कहीं पर देखा। तब मैंने अपने इंस्टाग्राम आईडी बताया और तब इन्होंने पहचाना कि ओह, आप वो व्यक्ति हैं जो अयोध्या से लेकर श्रीलंका तक पैदल यात्रा किए हैं। अंकल जी, टाइम क्या हुआ है? निकल गई क्या? भोपाल निकल गया? नहीं 12 घंटे लेट है ट्रेन। 12 घंटे? हाँ 12 घंटे लेट है। अभी इस तरीके से ये ट्रेन का क्या हाल चल रहा है? अब इस मामले में इंडियन रेलवेज का क्या ही कह सकता हूँ। तिलकुट खाते खाते मेरे मन में ये बहुत जिज्ञासा होती है कि मैं 14 घंटे बैठ के बोर हो गया हूँ, तो ट्रेन में बैठे लोग क्या एंजॉय कर रहे होंगे। और इस क्यूरियोसिटी के साथ मैं निकल जाता हूँ अपने बोगी की जर्नी करने के लिए। तो लगभग हम 24 घंटे बाद पहुंचे यहाँ पे। ओके, तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है भोपाल के रेलवे स्टेशन का और बहुत बेकार रहा सफ़र मेरा। तो चलते हैं, रेट पता करते हैं कि क्या रेट है यहाँ का जाने के लिए, वैसे शेयरिंग में जाने के लिए। ओ भैया, ये चलेंगे क्या आप वहाँ पे मानस भवन? श्याम, हाँ श्यामला, कितना? 150 भैया 100 रुपये चलेंगे। तो छोड़ रहने दो भैया, कोई दिक्कत नहीं। कितनी देर का प्रेजेंटेशन रहेगा आपका? हाफ एन आवर का रहेगा प्रेजेंटेशन। वैसे ट्रेन बहुत लेट की भैया, 15 घंटे। हेड नॉर्थ 6 बजे से स्टार्ट है। अच्छा, कितने आधे घंटे तो निकल जाते फिर। ये आपकी जो बोतल रखी अभी जस्ट रख के गया लड़का। ओह, तो फाइनली रूम वगैरह सारी चीज़ बुक है और ये मेरा खाना इधर रखा हुआ है। तो कल दिन भर रेस्ट, फिर शाम को होगा अपना कार्यक्रम। तो लेट्स गो। आई एम सो मच एक्साइटेड फॉर टुमारो और देखते हैं कैसा होता है। पर आज की नींद मुझे बहुत अच्छे से लेनी पड़ेगी। लेट्स गो। Oops, one thing more. Oh. तो गुड मॉर्निंग। तो आज मैं आपको एक स्पेशल पर्सन से मिलाने जा रहा हूँ जो मुझे बहुत ज़्यादा ट्रैवल के दौरान गाइड किए थे। ओह सॉरी, मैंने देखा नहीं। ओके, तो ये है आपका मानस भवन। आप खा लिए हैं? चलिए, तो ये है हमारे सर जो रास्ते में बहुत ज़्यादा मदद किए मेरे। ठीक है सर। तो मेरे लिए पोहा, मतलब मध्य प्रदेश का पोहा बहुत फेमस है ना, और जलेबी लेके आए। तो कैसा रहा सर सफ़र? बहुत बढ़िया। ढूंढने के लिए हमको पुरानों का सहारा। इनका नाम है डॉक्टर राम गोपाल सोनी और इन्होंने 2 किताबें लिखी है। पहला रामन गमन पथ, दूसरा जो है अयोध्या। रामन गमन पथ के माध्यम से मैं रास्तों का सही पता लगा पाया अयोध्या से श्रीलंका के पैदल यात्रा में। हाँ, ये है कि ये मुझे थोड़ा सा लेट मिला। तो यहाँ पर बड़े बड़े से लोग आए हुए हैं। अरे जल्दी आ जाइए। ये मेरा प्रोजेक्ट देखिए कैसा क्या हुआ। पूरा चीज स्लाइड बन गया है, पर एक बार मुझे ट्रायल करना था और लैपटॉप जो डिस्चार्ज हो गया और चार्जर मिल नहीं रहा। चार्जर जो है वो राम गोपाल सोनी सर ले गया। आपके पास पतला एचपी का चार्जर है क्या थोड़ी देर के लिए? और सब बहुत ज़्यादा बुखार हैं यार, और मुझे थोड़ी बहुत घबराहट लग रही है। एचपी का लैपटॉप चार्जर है क्या? पतला चार्जर है क्या?
तो यार तो पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों प्रॉब्लम होता है यार, कभी ये छूट रहा है कभी वो छूट रहा है। अब पूरा मैं स्लाइड बना चुका था, अंदर तो मैं खुल के बोल नहीं पा रहा, पूरा स्लाइड में बना चुका था और हो गया लैपटॉप डिस्चार्ज, क्योंकि 6:30 बजे से पहले मुझे एक बार वो दिखाना है कि कैसे बना है स्लाइड। ओह बाकी राम जी संभाले, कैसे जाएगा मेरा मुझे कुछ नहीं पता है। तो ये है मेरा मंच। बाद में जो है अभी आपको मेरे बीच उपस्थित है इंजीनियर श्री रोहित सिंह जी। वो अपना प्रेजेंटेशन यहाँ करेंगे क्योंकि उन्होंने पूरी यात्रा वहाँ की है, लंका तक गए हैं और हम सभी उससे लाभान्वित हो गए। मैं बहुत ही सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूँ इंजीनियर श्री रोहित सिंह जी को। ताली बजाकर स्वागत करें। पैदल यात्रा की पूज्य दीदी भक्ति प्रभा देवी जी और तुलसी मानस प्रतिष्ठान के कार्याध्यक्ष श्री रघुनाथ शर्मा एवं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कलेक्टर महोदय और भोपाल के सभी महानुभावों को मेरा जय श्री राम। मेरा नाम रोहित कुमार सिंह है, मैं लखनऊ का रहने वाला हूं और मैंने अपनी पढ़ाई जो है वो डिप्लोमा कंप्लीट किया है। डिप्लोमा करने के बाद लगभग 5 साल मैंने जॉब किया अशोक लेलैंड, सुब्रोस और बजाज मोटर्स में। और लॉकडाउन के कारण क्या है कि मेरी जॉब जो है वो छूट जाती है। उसके बाद और लगभग इसी के दौरान जो 5 साल मैंने जॉब किया, इसके दौरान लगभग मैं अपने 12 से 15 राज्यों को मैंने एक्सप्लोर किया। और उस दौरान जो एक्सप्लोर करता था मैं हिचहाइकिंग लिफ्ट के द्वारा करता था, पैदल करता था, ताकि मैं अपने भारत को और भी अंदरूनी रूप से जान पाऊँ कि मेरे भारत में और कमी क्या है जो आगे बढ़ने से रोक रही है। लॉकडाउन के दौरान जब मेरा जॉब छूटा तो उस वक्त जो DD1 पर प्रसारण हुआ करता था रामायण का, और रामायण से मुझे ये प्रेरणा मिली और मैं एक कैरेक्टर खोज रहा था कि कोई ऐसा एक कैरेक्टर मिले जिससे मैं लोगों को इंस्पायर कर पाऊँ। भारत को घूमते हुए तीन ऐसे मुख्य कारण मुझे लगे जो मुझे पूरा करना था इस यात्रा के दौरान। पहला जो कारण था वो जातिवाद था। भारत में आज कहीं ना कहीं ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर ये जातिवाद जो है एग्जिस्ट करता है। दूसरा रीज़न जो है, भारत को और भी अंदरूनी रूप से जानने के लिए मुझे अलग अलग भाषाओं को जानना था, अलग अलग कल्चर को जानना था। तीसरा, एक ऐसी यात्रा जिन्होंने भी आज तक किसी ने किया नहीं है, और ये यात्रा था राम वन गमन पथ, जहाँ पर श्री राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी अपने पूरी यात्रा के दौरान भारत के 8 राज्य से होके जाते हैं, जिसमें हिंदी, तमिल, छत्तीसगढ़िया, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, सारी भाषाओं को होते हुए पूरा यात्रा जो है मैंने कंप्लीट किया। पहला जो मेरा यात्रा था वो मेरा अयोध्या से स्टार्ट होता है। ये आपका अयोध्या राम मंदिर है, यहाँ से मैं अपनी पहली यात्रा, पहला दिन जो है मेरा अयोध्या से कंप्लीट होता है। ये आपका जो अभी 22 जनवरी को प्रतिष्ठान हुआ यहाँ राम जी का, यहाँ से पहला जो ये जो आप मैप देख रहे हैं, ये पूरा एक मैप है जो मुझे राम गोपाल सोनी सर, जो रामवन गमन पथ के राइटर हैं, उन्होंने ये मुझे पूरी यात्रा के बारे में बताया कि यहाँ पर श्री राम जी गए। ये आपका तमसा तट हो जाता है। तमसा तट वो जगह है जहाँ पर तीनों लोग पहली रात्रि रुके थे अपनी प्रजा के साथ, और उसी रात के सुबह में वो चले जाते हैं आगे की ओर श्रृंगेरपुर। ये आपका श्रृंगेरपुर है। श्रृंगेरपुर ये रामचौरा घाट है। श्रृंगेरपुर से लगभग 10 से 15 किलोमीटर आपका पड़ता है। रामचौरा घाट पे उनके रुकने का कारण ये था क्योंकि राम जी ने ये प्रतिज्ञा लिया था कि जब तक वनवास रहेगा मैं किसी के राज्य में नहीं जाऊंगा। तो श्रृंगेरपुर जो था वो राजधानी निषाद राज की थी, तो वहाँ पर वो जा नहीं सकते थे, इसीलिए उन्होंने ये जगह चूज़ किया रामचौरा। और यहीं से केवट जो है केवट जो है नाव के माध्यम से गंगा नदी पार करते हुए संगम भरद्वाज ऋषि मुनि के पास वो पहुंचते हैं। जब वो भरद्वाज ऋषि मुनि के पास पहुंचते हैं तो वो पूछते हैं कि ऐसी कोई जगह बताइए जहां पर मैं अपने वनवास के पूरे काल में काट सकूं।
भरद्वाज जी कहते हैं कि ये तो आपको मेरे गुरु ही बता सकते हैं, और भरद्वाज ऋषि के जो गुरु थे वो थे वाल्मीकि जी, ऋषि वाल्मीकि जी। और ये आपका वाल्मीकि जी का आश्रम है जो आज आपको लालापुर में देखने को मिलेगा, जो चित्रकूट से, मेन चित्रकूट से लगभग 20 किलोमीटर आपको पहले पड़ता है। यही चित्रकूट में ही लालापुर में ही आपको क्या है कि वहाँ पर लव और कुश का जन्म हुआ। सीता जी का जब दूसरा वनवास होता है तो वहीं वाल्मीकि जी के पास वो रुकती हैं। उसके बाद वो चित्रकूट जाते हैं। चित्रकूट में लगभग बहुत सारे ऋषि मुनियों से मिलते हैं, जैसे कि सती अनसुईया, अत्रि ऋषिमुनि, गुप्त गोदावरी हो गया। और ये जो आप देख रहे हैं ये सती अनसुईया जी का यहाँ पर आश्रम हुआ करता था मंदाकिनी नदी के किनारे। मंदाकिनी नदी हम जानते हैं कि वो सती अनसुईया जी की तपस्या से यहाँ पर मंदाकिनी नदी को पृथ्वी पर लाया गया था। उसके बाद आपका शर्वंग ऋषि का आश्रम हो जाता है। शर्वंग ऋषि के आश्रम के बगल में आपको सुतीक्षा ऋषि जी का भी आश्रम आपको देखने को मिलेगा। शर्वंग ऋषि का जो आश्रम है आपका वो शर्वंग नदी के किनारे है। ऐसा कहा जाता है कि 7 बार गंगा तो एक बार सर्वंगा, मतलब सर्वंग नदी को इतना पवित्र माना गया है कि गंगा जी से स्नान करने के बाद भी आपको वो पुण्य नहीं मिलेगा जितना ज़्यादा पुण्य आपको सर्वंगा नदी के में डुबकी लगाने को मिलेगा। ये वहाँ के गुरु जी हैं सर्वंग ऋषि, जो आज आपको देखने को मिल सकते हैं अगर कभी आप जाएं तो। सतना जिला में पड़ता है ये आपका हो जाता है अगस्त ऋषि मुनि जी का आश्रम। यहाँ पर बहुत छोटे छोटे कुटियाँ जो है, लगभग 108 कुटियाँ जो हैं आज भी बने हुए हैं। और इसी कुटिया में आपको शिवलिंग देखने को मिलेगा। जैसा कि जानते हैं कि जो श्री राम जी है जो हैं वो शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे, तो उनका सुबह शाम का जो आराधना हुआ करता था वो शिवलिंग के साथ हुआ करता था। और ये कुछ लोग हैं, जब मैं घाटी क्रॉस कर रहा था सलेहा गांव से आगे, जब घाटी क्रॉस कर रहा था तो लोग मुझे ढांढस देते थे, धीरज देते थे कि एक अपने साथ एक स्टिक रख लो, क्योंकि घाटियों में जानवर का थोड़ा सा खतरा होता है। तो कभी भी अगर रास्ते में जा रहे हो तो बीच में ऐसे ऐसे इस तरीके से पटकते हुए आगे जाना, ताकि आसपास अगर जानवर हो तो वो तुमसे दूर हो पाए। तो इन लोगों के माध्यम से, इन लोग जो ढांढस देते थे, समय समय पर हौसला देते, तो ये मुझे पूरे सफ़र में मुझे काम आया। इसके बाद ये जो आप देख रहे हैं ये ट्रक में मैं खाना खा रहा हूँ। मैं जब रास्ते में मध्य प्रदेश के रास्ते से मैं जा रहा था तो ट्रक वाले भैया जो है वो कहते हैं, मुझे रोकते हैं कि अरे अरे कहाँ जा रहे हो, इधर आओ इधर आओ। और फिर वो अपने साथ बुलाते हैं और जो अपने लिए रोटी लेके आते हैं अपनी पत्नी के द्वारा, वो अपना हिस्सा कुछ मुझे देते हैं। और ये इमेज जो आप देख रहे हैं, ये इमेज जो है ये बहुत ज़्यादा खास है। ये इमेज इसलिए खास है, छत्तीसगढ़ का जो आखिरी जिला जो पड़ता है आपका, वो बस्तर संभाग पड़ता है। और बस्तर संभाग में आपका कुछ ऐसे नक्सल एरियाज भी आते हैं, जिसे क्रॉस करने के लिए आपको वहाँ पर जाने के लिए रोक टोक है। और इनके माध्यम से लगभग 40 किलोमीटर, अवापल्ली से चेरला तक लगभग 40 किलोमीटर जो है मैं इनके माध्यम से क्रॉस कर पाया। तो इसीलिए ये इमेज जो है मेरे लिए इस यात्रा का मेन इम्पॉर्टेंट। अगर मैं वो रास्ता 40 किलोमीटर का अवापल्ली से लेकर चेरला तक अगर मैं रास्ता क्रॉस नहीं कर पाता तो शायद वहाँ की जो खूबसूरती है वो मैं नहीं देख पाता। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि कभी भी अगर ऐसा मौका मिले आपको तो उस एरिया को जाके ज़रूर देखें, क्योंकि वो एक स्वर्ग सा एरिया है। नदी बहती है, जंगल है, पहाड़ है, वहाँ पर बहुत सुंदर एरिया है। जिस तरीके से अगर आप साउथ की मूवीज़ अगर आप देखते हैं वहाँ पर, तो साउथ की मूवीज़ में जो पुराने ज़माने में जो आदिवासी लोग रहते थे, जैसे स्त्रियां जो होती हैं ऊपर का जो कपड़ा नहीं पहनती थी, लकड़ी का घर हुआ करता था, उस तरीके से आपको इस 40 किलोमीटर के एरिया में आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद मैं आपके गोदावरी नदी के किनारे पर्णशाला पहुंचता हूं, जिसे पंचवटी भी कहते हैं। पर्णशाला वो जगह है जहां पर सीता जी का अपहरण होता है। राम जी लक्ष्मण जी यहाँ से सीता जी की खोज में आगे की ओर निकलते हैं। गोदावरी नदी के किनारे ही जटायु का जब वध रावण के द्वारा होता है तो राम जी लक्ष्मण जी तिलांजलि करते हैं। और इसके बाद आपका जो नेक्स्ट होता है ये होता ओंटीमिट्टा। ओंटीमिट्टा जो पड़ता है ये आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ये खास मंदिर इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति नहीं है राम जी के साथ। ये खास मूर्ति इसलिए है। इसके दो कारण। पहला कि हनुमान जी की मूर्ति नहीं है, क्योंकि कहीं भी आप देखिएगा राम जी के साथ हनुमान जी होंगे ही होंगे। और यहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ के लोगों के अंदर में एक बिलीफ बना हुआ है कि इस वक्त तक हनुमान जी राम जी से नहीं मिले थे जब सीता जी की खोज में जब गए थे। एक खास बात यह है कि यहाँ पर राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी का जो बना हुआ आपका स्ट्रक्चर जो बना हुआ है मूर्ति,
जो बनी हुई है वो केवल एक ही पत्थर पर बना हुआ है। तो कभी भी अगर आप महाबलीपुरम की ओर जा रहे हैं, तमिलनाडु के महाबलीपुरम में, तो आपके बहुत सारे ऐसे आर्किटेक्चर वगैरह देखने को मिल जाएगा जहाँ पर बड़े बड़े जो चट्टान है वो काट कर बनाए गए मूर्ति मंदिर वगैरह हो गया। इसके बाद ये आपका अयप्पा स्वामी होता है। अयप्पा स्वामी एक खास बात ये है कि ये सबरी जी का स्थान हुआ करता था अयप्पा स्वामी से पहले। अयप्पा स्वामी से लगभग 3 किलोमीटर पहले एक सबरी शक्ति पीदम सबरी शक्ति पीदम पड़ता है, जहाँ पर ऐसा माना जाता है कि अगर आप अयप्पा स्वामी को दर्शन करने के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पर दर्शन करना ज़रूरी है। सबरी शक्ति पीदम से लगभग 3 किलोमीटर पहले आपका पंपा नदी पड़ता है। पंपा नदी एक डिवाइड करती थी सबरी जी के स्थान को, मतंग ऋषि का आश्रम को, और बाली और सुग्रीव के राज्य को, जिसे हम किष्किंधा कहते हैं। ये आपका जो ये सबरीमाला है, ये आप पहाड़ देख रहे हैं, ये ऋषिमुख पर्वत है, जिसे केरल की भाषा में बाली केरुमलाई कहा जाता है। बालू केरुमलाई का मतलब होता है कि जहाँ पर बाली आ नहीं सकता, और ये ऋषिमुख पर्वत है। और लगभग इन दोनों के बीच में ये सबरीमाला जी है और ये आपका ऋषिमुख पर्वत, इन दोनों के बीच में आपका जो है पंपा नदी बहती है। सबरी और ये जो देख रहे सब, जो पीछे आपने जो इमेज देखा, वहाँ से लगभग 2 गज की दूरी पर आपका एक स्थान पड़ता है राजापाल्यम। राजापाल्यम आज की भाषा में हम उसे राजापाल्यम कहते हैं, लेकिन पहले रामायण के वक्त में उसे किष्किंधा कहा जाता था। ये यहाँ पर आपके एक मंदिर बना हुआ है, ये प्रवर्षण पर्वत है, यहाँ पर एक मंदिर बना हुआ है, और यहाँ पर आप जाके मतलब देख सकते हैं। ये केवल वीक में 2 डेज के लिए ओपन होता है, ट्यूसडे और शनिवार को। इसके बाद यहाँ पर एक संजीवनी पहाड़ आपको देखने को मिलेगा, जो 2 किलोमीटर के आसपास आपका ये रास्ता पड़ता है। यहाँ पर आपका संजीवनी पहाड़ है। संजीवनी पहाड़ इसे इसलिए यहाँ पर कहा जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब संजीवनी पहाड़ लेके जा रहे थे हनुमान जी लक्ष्मण जी के लिए, फिर उसे रावण के जो वैद्य जी ने कहा कि आप इसे पहाड़ को उसी जगह जाके रखिए जहाँ से आप इसे लेके आए। तो उस वक्त क्या है कि कुछ हिस्सा जो है वो राजापाल्यम में गिरा देते हैं, और ये पहाड़ आज भी संजीवनी पहाड़ के नाम से जाना जाता है राजापाल्यम में। और यहाँ पर आपको बहुत सारे जड़ी बूटी भी देखने को मिलेगा। जब वहाँ पर मुझे लोकल लोग ले गए, वहाँ पर अपना कुछ जड़ी बूटी मुझे दिखाएं कि यहाँ से इस जड़ी बूटी से ये चीज़ ठीक होता है, ये बीमारी दूर कर सकते हैं। इसके बाद ये आपका ये रामेश्वरम है, जहाँ पर आप रामेश्वरम में जो राम के ईश्वर है जिसे कहा जाता है, यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना किए थे राम जी के द्वारा, जो हुआ था। और इसके बाद आपका आता है धनुषकोडी। धनुषकोडी भारत का एक आखिरी छोर हो जाता है। यहाँ पर पहले यहाँ पर ट्रेन वगैरह चलती थी धनुषकोडी तक, लेकिन 1988 और 1990 के बाद कुछ ऐसी आपदा आ गई, नेचुरल डिजास्टर वगैरह कह सकते हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पर जो है केवल ट्रेन नहीं जाती, केवल आपके रामेश्वरम तक ट्रेन जाती है। इसके बाद मैं हैदराबाद से फ़्लाइट लेकर मैं कोलंबो पहुँचता हूँ, और कोलंबो में भी कोलंबो से लेकर सीता एलिया, जो श्रीलंकन भाषा में सीता एलिया कहते हैं, और उसे अशोक वाटिका रामायण के वक्त कहा जाता था। तो वहाँ पर भी लगभग मैं पैदल यात्रा करता था, और ये मेरा टफ पीरियड था पूरा श्रीलंका का, क्योंकि 1 महीने तक मैं लगभग प्रॉपर खाना नहीं खा पाया था श्रीलंका में, क्योंकि ज़्यादातर श्रीलंकन जो लोग हैं वो नॉनवेज ज़्यादा खाते हैं, और वेज वहाँ पर बहुत कम प्रचलित है। शाकाहारी और मांसाहारी से। और ये आपका अशोक वाटिका हो जाता है। यहाँ पर बताया जाता है कि ये हनुमान जी का पाँव है, जो आज भी आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर एक सीन दिखाया गया है कि सीता जी जो है अपना चूड़ामणि देती है हनुमान जी को, ताकि जब वो राम जी से मिले तो हनुमान जी यकीन दिला पाए कि मैं सीता जी से मिल के, सीता मैया से मैं मिल के आया हूँ। और ये आपके यहाँ पर मूर्ति है अशोक वाटिका के। और ये आपका लास्ट हो जाता है लंका। ये पूरा जो जंगल है ये हाथियों का यहाँ पर बसेरा है, यहाँ पर हाथी वगैरह का बहुत ज़्यादा यहाँ पर है। और ये आपका है सिगिरिया रॉक, जो श्रीलंकन भाषा में कहते हैं। अगर इसको हम जूम करेंगे तो आपको यहाँ पर ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। समय समय पर राजा जो है वो चेंज होते गए। लास्ट जो राजा थे वो कश्यप राजा थे। कश्यप राजा ने इसे बनाया था, और यहाँ पर आज भी आपको इस तरीके का ढांचा देखने को मिलेगा। तो ये मेरी पूरी यात्रा का जहाँ जहाँ मैं गया वहाँ ये सब चीज़ें मुझे देखने को मिला। और मैं ये कहना चाहूँगा कि
अगर इन जीवन में अगर कभी भी यात्रा, अगर इतनी बड़ी यात्रा करनी हो, तो एक मुझे सेंटेंस बोला गया था जब मैं यात्रा में कंप्लीट कर रहा था। तो जब मैं यात्रा के लिए आगे बढ़ रहा था तो अयोध्या में मुझे एक संत मिलते हैं। तो जब वो जो 84 कोसी की परिक्रमा करते थे वो, तो उन्होंने मुझे रोका और टोका, कहा कि तुम इतनी बड़ी जो यात्रा कर रहे हो तो कैसे करोगे। तो मैंने उनसे ये खुद मैंने प्रश्न किया कि मैं कैसे करूं, आप ही मुझे बताइए, क्योंकि इतनी बड़ी यात्रा जो वो आसान नहीं होता। उन्होंने भी बताया कि इतनी ज़्यादा आसान नहीं होती। तो फिर उन्होंने कहा कि आपको जीवन का भय जो है वो छोड़ना पड़ेगा। उनका जीवन का भय जो आपको छोड़ना पड़ेगा। कभी भी आपकी मृत्यु रास्ते में हो सकती है, जानवर के द्वारा आपको खाना ना मिले, कुछ भी ना मिले, आपकी मृत्यु कभी भी हो सकती है। तो जब आप ये भय अगर अपने दिमाग से, अपने दिल से निकाल देते हैं तो इस तरीके का यात्रा आप कर सकते हैं। और ये लगभग 1 महीने मुझे इस मेंटल दिमाग में ये बैठाना पड़ा कि ये चीज़ मुझे करना है और ये मुझे पूरे जहन में उतारना है कि मुझे मेरे जो मृत्यु का भय वो मुझे निकालना है अपने मन से, अपने दिमाग से। तब जाके मैं यात्रा में ये कंप्लीट कर पाया। और यहाँ पर 1 साल की यात्रा में लगभग मैं 3 महीने तक खाना नहीं खाया। 3 महीने कहने का मतलब है कि कभी एक दिन खाना मिला, दूसरे दिन नहीं मिला, फिर एक दिन मिला, फिर दूसरे दिन नहीं मिला। तो इस तरीके की यात्रा में आपको इस तरीके का भी दिन देखना पड़ सकता है। और सबसे जो मेन इम्पॉर्टेंट जो बिना खाना खाए फिर कैसे रहे तुम? क्या करते थे फिर? मैं केवल पानी पी के रहता था। ताली बजाइए। और छत्तीसगढ़ में कुछ ऐसा भी था कि जहाँ पर जंगल में रहता था तो पानी भी नहीं मिलता था। तो उस वक्त मुझे क्या कि छत्तीसगढ़ का जो कुछ एरिया जो बस्तर संभाग जो है वहाँ पर गिरीश का पानी निकलता था, वहाँ के हैंडपम्प से। जो वहाँ के आदिवासी होते थे वो गिरीश का पानी पिया करते थे। तो गिरीश जैसे हम जो गाड़ियों में चैन में यूज़ करते हैं ना गिरीश, तो उनके पानी में वो मिलता था मुझे। तो वो मुझे कभी कभी पीना पड़ता था। पूरे सफ़र में पूरे 2 दिन तक 3 दिन तक लगातार वो मुझे पीना पड़ा, क्योंकि वहाँ पर कोई और नदी नहीं थी, कोई ऐसा जरिया नहीं था, क्योंकि घाटियाँ थी, जंगल थे, तो इस तरीके का जो व्यवस्था था वहाँ पर नहीं हो पाया। और इस यात्रा के दौरान मुझे काफ़ी चीज़ जानने को मुझे मौका मिला कि एक मैं बताना चाहता हूँ कि आजकल के जनरेशन में ब्रेकअप के कारण जो है बहुत ज़्यादा परेशानी होती है लोगों के अंदर में। जो आजकल के जो बच्चे हैं ब्रेकअप के कारण अपने आप को डिस्टर्ब कर लेते हैं। तो राम जी से हमें ये सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जब सीता जी का वनवास दूसरी बार होता है तो राम जी बहुत ज़्यादा रोते हैं, कष्ट में होते हैं, लेकिन अपने इमोशन जो है, अपने जो त्याग के जो इमोशन है, कभी भी राज्य को चलाने में वो नहीं लाएं, उसमें वो इन्वॉल्व नहीं किए उस चीज़ को। तो उसी तरीके से अगर आपके आजकल की जनरेशन में क्या ब्रेकअप एक बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाता है। तो अगर कभी भी आपका ब्रेकअप हो तो आप अपने इमोशन को, अपने खुद को आगे बढ़ने में मत रोकें। ये चीज़ मैं आज के जनरेशन को देना चाहता हूँ। जी छत्तीसगढ़ का उदयपुर में रामगढ़ एक जगह है जहाँ पर घाटियों पर जाना रहता है ऊपर दर्शन करने के लिए। तो ऐसा माना जाता है कि राम जी अपने वनवास के दौरान वहाँ पर रुके थे। जब शाम को 6:30 बज जाता है, 7:30 बज जाता है, तो उस दौरान क्या है कि मैं बहुत ज़्यादा डरने लग जाता हूँ, क्योंकि गांव जो है वो थोड़े दूर पर थे और आसपास जो थे वो केवल जंगल और घाटियाँ थी। तो मैं ऊपर वाले से कहता हूँ कि ये भगवान किसी एक ऐसे इंसान को या जानवर को प्रेरणा भेज दो जिससे मुझे थोड़ा सा हौसला मिले। और वो पता नहीं कहाँ से एक जो डॉग है, कुत्ता है, वो कहीं से जंगल से ऐसे निकल के आता है और जहाँ मैं रुक जाता हूँ कि जहाँ 2 रास्ते आते हैं कि यहाँ से मैं किधर जाऊँ, तो वो कुत्ता जो है वो आगे आता है और मुझे जहाँ मैं रुका रहता हूँ, जब तक मैं एक कदम ऐसे बढ़ाते हैं, जब तक वो मुझे ऐसे देखता रहता है पीछे की ओर। हाँ, तो जैसे मैं आगे बढ़ा है तो वो आगे चलना स्टार्ट कर दिया। और जैसे मैं मेन रोड पे पहुँचता हूँ, सोचता हूँ कि चलो उसको थोड़ा सा फीड कर देता हूँ, मतलब बिस्किट वगैरह दे देता हूँ खाने के लिए। मैं जैसे पीछे मुड़ के देखता हूँ तो वो कुत्ता मुझे नहीं दिखाई देता है। और लगभग 1 किलोमीटर तक मैं उसको देखता हूँ, खोजता हूँ कि मुझे मिल जाए, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर आपको किसी ने भी मदद किया है तो उसको धन्यवाद देना, उनको धन्यवाद देना बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से मैंने पूरे यात्रा में किया कि जिस राज्य को भी मैं क्रॉस करता, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, तो राज्य को ख़त्म होने के बाद मैं वहाँ के धरती को ज़रूर छूता था और सभी को मैं प्रणाम करता था कि जिन्होंने भी मुझे खाने के लिए दिया, जिन्होंने भी मुझे पैसे दिए, उन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरे जेब में केवल 10 से
12 रुपये थे, सॉरी 10,000 से लेकर 12,000 रुपये मेरे जेब में थे। 5 साल की यात्रा में मैंने मिस्त्री का भी काम किया ट्रैवल के दौरान। कहते हैं ना कि जब बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो मुझे नहीं पता था कि इस यात्रा के लिए मैं तैयार हो रहा हूँ। 5 साल की यात्रा के दौरान 5 साल जो पिछले लॉकडाउन से पहले जो 5 साल जो मैंने ट्रैवल किया, उस दौरान ट्रैवल करने का इतना ज़्यादा मुझे शौक था कि जब पैसे मेरे ख़त्म हो जाते थे, तो हिमाचल में जब मेरे पैसे ख़त्म हो गए तो मैं मणिकर्ण में रुक कर वहाँ पर मंदिर में मैं पोछा लगाया करता था और राम राम मैं बोलता था कि जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। 3-3 घंटे का जॉब रहता था, तो उन लोग वो मुझे खाने के लिए देते थे। खाने के बाद वो 150 रुपये मुझे पर डे दिया करते थे। और लगभग 4500 मैं वहाँ से अर्न किया 1.5 महीने में। 4500 अर्न करने के बाद मैं पंजाब गया। पंजाब को एक्सप्लोर करने के बाद, पैदल घूमने के बाद, वहाँ की कमियों को जानने के बाद मैं राजस्थान गया। राजस्थान में जब मैं गया तो वहाँ मेरे फिर से रुपये ख़त्म हो गए। रुपये ख़त्म होने के बाद जैसलमेर में मिस्त्री के अंडर में मैंने काम किया लगभग 1.5 महीने। और जो जैसलमेर में जो घर बनता है वो बहुत बड़े बड़े घर बनते, पत्थर के घर बनते। तो अपने पीठ पर लाद के मैं उनको देता था मिस्त्री को कि लीजिए आप ये। और वहाँ से मुझे पर डे मुझे 500 रुपीज़ मिलता था। मुझे नहीं पता था कि ये सब जो चीज़ें, छोटी मोटी जो चीज़ें हैं, वो इस यात्रा के लिए कंप्लीट हो रहा है। तो जब मैं यात्रा के लिए निकला था तो मेरे मन में ये मेंटलिटी बन चुकी थी कि जैसे ही ये यात्रा जैसे ही यात्रा स्टार्ट करूँगा, तो जैसे ही मेरे जेब में रुपए ख़त्म होंगे, वैसे मैं कहीं ना कहीं जॉब कर लूँगा। चाहे मुझे होटल में स्वीपर का भी काम करना पड़े, झाड़ू पोछा करना पड़े, मैं करूँगा, लेकिन रुकूंगा नहीं। लेकिन लोगों बहुत बहुत धन्यवाद रोहित। बहुत धन्यवाद सर। इंजीनियर रोहित जी, राम वनगमन पथ पर आपकी ये प्रस्तुति देखकर हम सभी लाभान्वित भी हुए हैं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देते हैं। हम सब मिलकर जोरदार तालियों से इस बच्चे का सम्मान करें। आप अपना स्थान ग्रहण करें बेटा। प्रतिष्ठान के सचिव माननीय कैलाश जोशी जी से आग्रह है कि वे हमारे मुख्य। 1 मिनट आवाज जी, सबको बुला लो थोड़ा सा। बस सर।